इसको। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा बांग्लादेश की घटना पर ये दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। वहाँ नरसंहार हो रहा है। हिंदू जाति के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, लोगों को चौराहे पर मार के सड़क पर उनको टांगा जा रहा है और मारने के बाद उनको पीटा जा रहा है, लाश को पीटा जा रहा है। ये मानवता की हदें पार कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बच्चा है जिसका वीडियो अभी मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसको घर से बाहर फेंक दिया गया है। वो बच्चा रो रहा है, वो बिल्कुल मासूमियत और असहाय की तरह रोते जा रहा है। उसको अगर आप रोते देखेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपका खून खौल जाएगा। उसकी माँ चिल्ला रही है, कमरे में उसकी माँ के साथ संभवतः बलात्कार किया जा रहा है। मंदिर में आग लगाए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में आग लगाया गया, कई मंदिरों में आग लगाया गया। स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि 2-4 घंटे के अंदर कम से कम 15-20 लोगों के परिवार को फूंक दिया गया, महिलाओं को बलात्कार कर दिया गया। यह स्थिति क्या ये बता रही है कि बांग्लादेश सन 1971 का पूर्वी पाकिस्तान को फिर से इतिहास दोहरा रहा है? क्या जो हिंदू भाई हैं बांग्लादेशी, वो क्या बांग्लादेश का टुकड़ा करके भारत के जो सीमावर्ती ज़िला हैं बांग्लादेश के, वहाँ उनको विस्थापित किया जाएगा क्या वहाँ की जो इस्लामिक सोच के लोग हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश का फिर से विभाजन हो? बांग्लादेश का गठन स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1971 में 5 लाख लोगों को मार दिया गया। इतने ही संख्या के लोगों महिलाओं का बलात्कार किया गया। और बांग्लादेश के आंकड़े तो 30 लाख लोगों के मरने की बताती हैं, और जो इतिहासकार जानकार हैं वो बताते हैं कि 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। हमारे पास हमारे संपर्क के सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से जो वीडियो आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। और हिंदू के नाम पर विभाजन किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। महिलाओं को खुलेआम पीटा जा रहा है, लाश के गुप्त अंगों को खोल के देखा जा रहा है। इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो इतना गंदा है कि वो हम दिखा नहीं सकते, उसको एडिट करके मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। इसे अब तक देख लीजिएगा। 1971 में 4 से 5 लाख हिंदू महिलाओं को गर्भवती बनाया गया। यह एक व्यवस्थित सुनियोजित ढंग से किया गया, युद्ध के उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत गहरा था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी, उसमें 5 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। ये लोग हिंदू थे। और बांग्लादेश सरकार के आंकड़े के हिसाब से ये 30 लाख लोग थे। जो विदेशी पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे, वो अक्सर सुरक्षा प्रदान करने के झूठे बहाने बनाकर लगातार इन नरसंहारों की संख्या में वृद्धि की सूचना देते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने के जियोपॉलिटिकल हितों के कारण नरसंहार को कमतर कर आंकना चुना। अमेरिकी सेनेटर एडवर्ड केनेडी सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों हिंसा की निंदा की और इसे नरसंहार घोषित किया। हालांकि राजनीतिक कारणों से वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया मौन रही, जो अभी भी वही स्थिति है। राजनीतिक कारणों और बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के कारण अधिकांश संधियों
संदिग्धों को रिहा कर दिया गया। ये नरसंहार 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 के मध्य हुआ। हिंदुओं के विरुद्ध नरसंहार, मारपीट, आगजनी एक बहुत खतरनाक मानवाधिकार त्रासदी है जो कि बांग्लादेश की सामाजिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है और बांग्लादेश भारत के साथ द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भी प्रश्न पैदा करेगा, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और एशिया ही नहीं पूरे विश्व पटल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में हो रहे नरसंहार धार्मिक उन्माद की पराकाष्ठा है, जिसे तत्काल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को नियंत्रित करने की आवश्यकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी, अमेरिका, यूरोपीय संघ को अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा अधिकारों की रक्षा के साथ नरसंहार पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। विदेशी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, बीबीसी, सीएनएन एवं अन्य इन नरसंहारों को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही है। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर अभी इनके पिछले 2 दिन का हेडलाइंस की फ़ोटो आपको दिखाई देगी, इससे आपको पता चल जाएगा। विदेशी मीडिया खासकर बीबीसी वगैरह बांग्लादेश में जो विद्यार्थी लोग बीच में अभी जब वहाँ उग्रवाद हो गया था तो वहाँ पे इन्होंने COHNA पत्रिका अखबार की लेखिका ने एक पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा है। वो पत्र उस अखबार में छपा है, जिसका क्लिप मेरे इस वीडियो के साथ आपको दिखाई देगा। उन्होंने अनुरोध किया है कि 3-4 घंटे के अंदर दर्जनों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। कई मंदिरों, घरों, व्यापार प्रतिष्ठानों को लूटा गया और आगजनी की गई। उन्होंने आगे लिखा कि हिंदू महिलाओं की स्थिति बहुत ही अमानवीय है। बलात्कार और सेक्सुअल असॉल्ट काफ़ी संख्या में की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को ख़त्म करने का आह्वान ऑपरेशन सर्च लाइट 1971 के तहत, जो कि एजेंडा इनका ख़त्म नहीं हुआ था पाकिस्तानी सेना का, उसे ये मुस्लिम धर्म के नाम पे उस एजेंडा को लागू करने की योजना इनकी है। और उन्होंने अनुरोध किया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन को हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया जाए। अब स्थिति इतनी भयावह है कि अभी फिर वहाँ पे एजिटेशन हुआ और बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वहाँ के जो संगीतकार थे उनका घर जला दिया गया। जो अवामी लीग के जो भी सदस्य थे उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। उनके नाम पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में लोग घुसे थे तो इस तरह से उत्पात मचा रहे थे। वहाँ महिलाओं के अंग वस्त्र को प्रदर्शन किया जा रहा था। ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और एक सामाजिक समरसता का अभाव प्रदर्शित करती है। भारत का बांग्लादेश से बहुत ही मधुर संबंध रहा है। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना का भारत से अच्छा संबंध होने के नाते बांग्लादेश के लोगों में इसका नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है, जिससे भारत बांग्लादेश संबंध जटिल हो सकते हैं। शेख हसीना से भारत की नज़दीकी के नाते अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंधों को, भारत के संबंधों को खराब हो सकता है। बांग्लादेश की अस्थिरता से उग्रवाद में वृद्धि हो सकती है और हिंदू अल्पसंख्यकों को असुरक्षित कर सकते हैं और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को जटिल बना सकता है। चीन बांग्लादेश में अपने प्रभुत्व का विस्तार कर सकता है। इससे क्षेत्रीय समीकरण, एशिया का समीकरण और साउथ एशिया का समीकरण में
परिवर्तन होगा और भारत को यह भी देखना होगा कि उसके जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार, बांग्लादेश विश्व का 8वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़े का एक्सपोर्ट का देश है। सेकेंड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। बांग्लादेश में कपड़े का जो एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट का 83% है। अभी जो समस्या बांग्लादेश में चल रहा है, आगजनी की घटना हो रही है, उपद्रव मचा हुआ है, इंटरिम सरकार बन गई है, परंतु स्थिति कंट्रोल में नहीं है। कारखाने बंद होने के कारण उत्पादन नहीं हो रहा है, घाटा बढ़ रहा है। कई हजार कारखाने की आपूर्ति बंद होने से आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो उससे 58.8 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है बांग्लादेश को। ये 47 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल कपास लगभग 2 बिलियन डॉलर जो है इंडिया से जाता है। इंडिया का जो कपास का सप्लाई है उसके ऊपर बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी डिपेंडेंट है। बांग्लादेश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2010 में 5.1% था, जो कि 2021 में बढ़ के 7% हो गया। और अभी ये चार्ट में आप देख सकते हैं, इंडिया के बाद बांग्लादेश का जीडीपी साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश सेकंड है इंडिया से। और एशियन डेवलपमेंट बैंक साउथ एशियन कंट्रीज का जो समीक्षा किया है उसका भी चार्ट मेरे इस वीडियो के बगल में आप देख सकते हैं, जिसमें जीडीपी बांग्लादेश का 2022 में 6.9% था और 2023 में बढ़ के 7.1% हो गया। वर्ल्ड बैंक का भी अपना एक समीक्षा का एक उनका मापदंड है। उनके हिसाब से बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल ईयर 2019 की इकोनॉमी थी उसमें 7.88% का जीडीपी था। ये चार्ट में आप देख सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में घट के 3.45% जीडीपी हो गया बांग्लादेश का। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये बढ़ के 6.94% जीडीपी हो गया बांग्लादेश का। और 2022 में जीडीपी बढ़ के 7.10% हो गया। और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी फिर गिरा है, 6.0% रहा। और 2024 में, अभी तो 2024 चल ही रहा है, वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 5.6% जीडीपी होना चाहिए बांग्लादेश का। लेकिन अभी जो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हो गई है, इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होगी, जिसके नाते ये एस्टिमेट पूरा करना बड़ा मुश्किल है। और जो वर्ल्ड बैंक का जो बांग्लादेश के लिए 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए फोरकास्ट है वो 5.8% है। वो भी बड़ा मुश्किल से पूरा होगा, क्योंकि ये अभी जो इंस्टेबिलिटी है इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। ये तो भविष्य में पता चलेगा कि इसमें कितना टाइम लगता है, सरकार का क्या अप्रोच रहता है, सरकार का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मिलिट्री रूल रहता है या जो पब्लिक रूल रहता है। बांग्लादेश की जो ये स्थिति रही है उसके कारण ये है कि पहला नंबर तो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।
दूसरा कारण है एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर। तीसरा है फाइनेंशियल सेक्टर का प्रेशर है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत जोखिम में चल रहा है बांग्लादेश में। और चौथा कारण है अनसर्टेनिटी। जैसा कि अभी अनसर्टेनिटी अभी चल ही रहा है, पूरा वोलेटाइल माहौल हो गया है बांग्लादेश का। इलेक्शन के पहले ही अनसर्टेनिटी का फोरकास्टिंग जानकार लोग कर रहे थे। और जो बांग्लादेश का जो रिस्क है, जो ये चैलेंजेस के जो रिस्क्स हैं, इनका जो एक्सचेंज, बांग्लादेश की जो करेंसी का जो रेट है, एक्सचेंज रेट काफ़ी जो है उतार चढ़ाव में है, डिस्टॉर्टेड है। अभी ये नीचे गिरने की ओर अग्रसर है और इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो ही रही है, अनसर्टेनिटी है ही। और जो एक्सपोर्ट्स थे, वो एक्सपोर्ट्स में काफ़ी सुधार हुआ है। ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि डॉलर के एक्सपोर्ट से 5.1 बिलियन डॉलर का वृद्धि किया, जो कि 1.7 का वृद्धि है। यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बांग्लादेश से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश से यूरोपियन कंट्रीज़ को 6.8 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया जाता था, जो कि बढ़ के 12.5 बिलियन डॉलर्स हो गया, जो कि 7 का वृद्धि है। बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट का शेयर है, वो पूरे विश्व का 7.9% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता है। 2022 में बांग्लादेश चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। चाइना का 31.7% रहा, जो कि पिछले साल से गिरावट रही, परंतु बांग्लादेश में पिछले वर्ष के बनस्पत वृद्धि हुई है। अभी आपको बांग्लादेश के पॉपुलेशन का एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये चार्ट इंडिया टुडे के द्वारा बनाया गया था, जिसमें हिंदू की जो जनसंख्या है 1951 में पूर्ण जनसंख्या की 22% हिंदू थे, जो कि 1971 में घट के 15% रह गए। और सन 2001 में हिंदू का प्रतिशत घट के 9.2% रह गया, और 2023 में वो घट के 7.5% बचा है। और अभी जो स्थिति है वो कहने लायक नहीं है, उसमें और भी गिरावट होने की संभावना है। अभी आसाम के मुख्यमंत्री का बयान आया था, वो बता रहे थे कि बांग्लादेश की हालत बहुत ख़राब है, चूँकि आसाम का बॉर्डर बांग्लादेश से पड़ता है। वो कह रहे थे टीवी पे कि स्थिति इतनी बदतर है कि वो बयान नहीं किया जा सकता। वो ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमें उम्मीद है, भरोसा है कि इसे जल्द ही नियंत्रित किया जाएगा। अभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी का भी एक स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करके बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, नरसंहार हो रहा है, उस पर चिंता व्यक्त किया है और उस पर यूनाइटेड नेशंस को दखल देने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी आशंका किया है कि उनके तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ था। उसके पीछे अमेरिका एक एयरबेस बनाना चाहता था, जिसका अनुमति उन्होंने नहीं दिया, और उसी का खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। अभी जो बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है, इसका प्रभाव भारतीय
निवेश पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीयों का बहुत बड़ा अंश व्यवसाय का बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश की जो टर्मोइल की वोलेटाइल स्थिति है, उसको देखते हुए जो इंडियन बिजनेस वहाँ पर स्टैब्लिश है, उसका परिचालन निकट भविष्य में हो सकता है भारत में ही शिफ्ट हो। और एफटीए के संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौते भी बांग्लादेश से भारत का हुआ था, वो भी अभी खतरे में नज़र आ रहा है। ट्रेड फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। भारत द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं जो चलाए जा रहे थे वो भी खटाई में पड़ सकते हैं। इससे रीजनल कनेक्टिविटी बाधित हो सकता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भारत के कई कंपनी हैं जिनका बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जैसे टाटा ग्रुप है, अडानी पावर है, तो इनको भी इन्वेस्टमेंट में डिले होगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए ट्रेड में गिरावट की घोषणा किया है। भारत का एक्सपोर्ट 8 बिलियन डॉलर रहा है और भारत ने भी बांग्लादेश में 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है अखौरा अगरतला रेल लिंक पर। इसके अलावा खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन पे भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है। और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन घटा है और बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो 2 बिलियन डॉलर से घट के 1.84 बिलियन डॉलर हुआ है। हम बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करते हैं, बांग्लादेश के ट्रेड की बात करते हैं, बांग्लादेश के व्यापार की बात करते हैं। बांग्लादेश के व्यापार में जो चाइना के रास्ते जो सिल्क रूट है वो भी एक महत्वपूर्ण रूट रहा है। ये जो सिल्क रूट है ये 1500 साल पुराना है, जो चाइना होके यूरोप तक कनेक्ट करता है, मिडिल ईस्ट होते हुए इंडिया में पाटलिपुत्र से लेके प्रयागराज होते हुए ये रूट कनेक्टिविटी होता था, जिसमें एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के रास्ते व्यापार होता था। व्यापार में सिल्क है, मसाले हैं, प्रीसियस मेटल्स हैं, सोने हैं, हीरे जवाहरात हैं। और बांग्लादेश में भी एक जगह है, उसका नाम है बारी बाटेश्वर, और दूसरा जगह है पुंडरांगोरा। ये भी इस ट्रेड में इन्वॉल्व होता था। और अभी जो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जो इंटरिम सरकार के मुखिया हैं, वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक रिसिलियंस के लिए वो इस सिल्क रूट को बढ़ावा देंगे, वो उस पर ध्यान देंगे। ये जो सिल्क रूट है ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होता है, कल्चर भी होता है, रिलीजन का भी एक्सचेंज होता है। इसके नाते बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिला बांग्लादेश में, और स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन साउथ एशिया में स्थापित हुआ है। ये जो सिल्क रूट है इससे क्लाइमेट चेंज में भी असर पड़ा है, और चाइना के जियांग शहर होके ये रास्ता जाता है। सिल्क रूट 2013 में चाइना ने इसमें परिवर्तन कर दिया क्लाइमेट चेंज के नाते। अब इसका नाम वन बेल्ट वन रोड रखा गया है, और अब इसको मैरीटाइम सिल्क रोड भी हो गया है रास्ता। पानी के रास्ते से भी इसका व्यापार बढ़ गया है। जो साउथ चाइना सी है
जो इंडिया चाइना होते हुए, साउथ ईस्ट एशिया होते हुए, इंडियन ओशन होते हुए ये रास्ता व्यापार का बना है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है, ट्रेड एक्सचेंज होता है। इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित किया है। इसी प्रकार चाइना ने म्यांमार के साथ मिलकर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। अब हम बांग्लादेश की जो मूल समस्या है, जो आरक्षण का था, जो कोटा सिस्टम था, जिसमें जो आंदोलन में देश की आज़ादी में जो लोग देश को आज़ाद कराए थे, उनके वंशज को आरक्षण देने के लिए 30% सीटों को रिजर्व किया गया था, उसी के विरोध में इतना बड़ा आक्रोश हुआ, एक जन आंदोलन हुआ। और ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, इसकी सुगबुगाहट, इसकी चर्चाएं भारत में भी होती हैं, हमारे देश में भी कई प्रकार के आरक्षण होते हैं, इस पे चर्चाएं होती हैं, आरक्षण हो भी रहा है, मिल भी रहा है। इसमें भी अभी मणिपुर हाई कोर्ट में एक जजमेंट हुआ है, जिसमें कुछ कम्युनिटी को लाभ देने के लिए मेरिट को इग्नोर करके आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इस पे भी लोगों में एक अंडर करंट है, लोगों में विद्रोह है। इस बात को सरकार को, प्रदेश सरकार को और जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, जितने भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी सोचना पड़ेगा कि समाज में समरसता बना रहे, हमारे देश में स्थिरता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे। अभी हमारे पड़ोसी देश की स्थिति ठीक नहीं रही है, पाकिस्तान की स्थिति सब लोग जान ही रहे हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, अभी श्रीलंका में भी पिछले साल ये स्थिति पैदा हुई थी। तो हमें सब मिल के देश को मजबूत रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।